वसंत का वज्रपात और नक्सलबाड़ी की वह दोपहर, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस्तर के घने जंगलों में जहां कभी बंदूक की आवाज और क्रांति के नारों की गूंज एक साथ सुनाई देती थी, आज वह आंदोलन मानो अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा दिखाई देता है। लगभग 60 साल पहले जिस हथियारबंद नक्सल आंदोलन ने जन्म लिया था, आज वह इतिहास के एक लंबे उथल पुथल भरे अध्याय की तरह हमारे सामने खड़ा है, अंतिम सांस लेता हुआ, लेकिन अपने पीछे सवालों का एक लंबा सिलसिला छोड़ते हुए। नमस्कार, नक्सल आंदोलन की तथाकथा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। सन 1967 की शुरुआत, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का तराई इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। कंचनजंगा की पहाड़ियों की तलहटी में बसे नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी और फांसी देवा के चाय बागान और धान के खेत ऊपर से जितने शांत दिखते थे, उनके भीतर उतनी ही गहरी बेचैनी सुलग रही थी। यह वह दौर था जब भारत एक अजीब संक्रमण काल से गुजर रहा था। आजादी के 2 दशक बाद भी गांवों का चेहरा नहीं बदला था। एक तरफ जय जवान जय किसान का नारा गूंज रहा था, तो दूसरी तरफ उसी किसान की पीठ जमींदारी प्रथा के बोझ तले झुकी जा रही थी। नक्सलबाड़ी की इस कहानी का असली नायक कोई राजनेता नहीं, बल्कि वह अनाम बटाईदार यानी अधिया था, जो सुबह 4 बजे हल लेकर खेत में उतरता और रात के अंधेरे तक पसीना बहाता। नियम क्रूर था, 2/3 हिस्सा जमींदार का और बाकी बचे हिस्से में किसान का पूरा परिवार। कर्ज और साल भर का राशन। यदि फसल अच्छी न होती तो जमींदार का कर्ज अगले साल के लिए 2 गुना हो जाता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक ऐसी गुलामी थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। मार्च 1967 का महीना था। सिलीगुड़ी से कुछ दूर एक छोटे से गांव में बीगुल नाम का एक सीधा साधा आदिवासी अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हक की लड़ाई लड़ रहा था। अदालत ने उसे जमीन जोतने का अधिकार दे दिया था, लेकिन स्थानीय जमींदार ईश्वर तिर्की के लिए अदालत के आदेश की अहमियत कागज के एक टुकड़े से ज्यादा नहीं थी। जब बीगुल ने अपनी जमीन पर हल चलाया तो जमींदार के लठैतों ने उसे घेर लिया। वह अकेला था, उसके हाथ में सिर्फ हल था। उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश होकर गिर नहीं गया। उसकी फसल को हाथियों से कुचलवा दिया गया। बीगुल का वह लहूलुहान चेहरा, फटे हुए कपड़े और आंखों में भरा बेबसी का पानी, वह सिर्फ बीगुल की हार नहीं थी। उस दिन छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में बीगुल के जान पहचान वालों को समझ में आ चुका था कि गरीब आदमी के हिस्से कुछ भी नहीं है। इसी उथल पुथल के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के भीतर एक अलग तरह का मंथन चल रहा था। पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का एक धड़ा मानता था कि वोट की राजनीति से गरीबों का भला नहीं होगा। इस धड़े के केंद्र में थे चारू मजूमदार। चारू मजूमदार, जो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर थे और अक्सर दमे के कारण इनहेलर के सहारे रहते थे। उनके शब्दों में ऐसी आग थी जो सुनने वाले का खून खौला देती थी। उन्होंने सिलीगुड़ी की छोटी सी कोठरी में बैठकर 8 दस्तावेज लिखे। उन्होंने कहा, भारत एक अर्ध औपनिवेशिक देश है जहां असली दुश्मन वे जमींदार हैं जो साम्राज्यवाद के दलाल हैं। उनके साथ थे कानू सान्याल, एक ऐसा शख्स जो चाय बागानों के मजदूरों के बीच रहकर उनकी भाषा बोलना सीख गया था, और थे जंगल सांथाल, जिनके नाम मात्र से आदिवासियों में जोश भर जाता था। इन तीनों ने मिलकर एक नारा दिया जो बाद में इतिहास बन गया, अमार बाड़ी तोमार बाड़ी, नक्सलबाड़ी नक्सलबाड़ी, यानी मेरा घर तुम्हारा घर, नक्सलबाड़ी नक्सलबाड़ी। मई का महीना आते आते नक्सलबाड़ी एक बारूद का ढेर बन चुका था। किसान अब खेतों में हल के साथ साथ तीर कमान और भाले लेकर उतरने लगे थे। हिंसा के कारण जमींदारों के घर छोड़ छोड़कर भागने की खबरें आने लगी। 24 मई 1967 को पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी सिलीगुड़ी के पास झाड़ू जोत गांव में तलाशी के लिए घुसी। पुलिस का मकसद उन विद्रोहियों को पकड़ना था जो जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी गांव के पास पहुंची, चारों तरफ से शंख बजने लगे और नगाड़ों की थाप गूंज उठी। यह आदिवासियों का युद्ध घोष था। पुलिस इंस्पेक्टर सोनम वांगदी ने भीड़ को तितर बितर करने का आदेश दिया, लेकिन अचानक घने पेड़ों के पीछे से एक तीर सनसनाता हुआ आया और वांगदी के सीने के पार हो गया। वांगदी वहीं गिर पड़े। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब एक संगठित किसान विद्रोह ने सीधे पुलिस बल के एक बड़े अधिकारी को मार गिराया था। इस एक तीर ने दिल्ली और कलकत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। 24 मई की घटना का बदला लेने के लिए
अगले ही दिन पुलिस भारी संख्या में बंदूकों और लाठियों के साथ बेंजारी गांव पहुंची। वहां एक मैदान में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। इनमें ज्यादातर महिलाएं थी जो अपने बच्चों को गोद में लिए हुए नारे लगा रही थी। उनका मानना था कि पुलिस शायद महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर सोनम वांगदी की मौत ने पुलिस को हिंसा से भर दिया था। दस्तावेज बताते हैं कि बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह नज़ारा खौफनाक था। माएँ अपने बच्चों को बचाने के लिए खेतों की तरफ भाग रही थी, लेकिन गोलियां उनकी पीठ को छलनी कर रही थी। जब शाम ढली और धुआं शांत हुआ तो वहां 9 महिलाएं और 2 छोटे बच्चे मृत पड़े थे। इनमें धनेश्वरी देवी जैसी महिलाएं भी थी जिनकी गोद में अभी भी उनके मासूम बच्चे थे। उस दिन के बाद नक्सलबाड़ी के खेतों में धान नहीं बल्कि विद्रोह बोया जाने लगा। बेंजारी के इस जनसंहार ने पूरे देश के युवाओं के दिल में एक गहरी टीस पैदा कर दी। नक्सलबाड़ी की इस चिंगारी को वैश्विक हवा तब मिली जब चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने एक संपादकीय छापा जिसका शीर्षक था स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया, यानी भारत के ऊपर वसंत का वज्रपात। चीन की माओ से तुंग की सरकार ने इसे सच्ची सर्वहारा क्रांति करार दिया। इसका असर यह हुआ कि पूरे कलकत्ता शहर की दीवारों पर पोस्टर लग गए। चीन के चेयरमैन, हमारे चेयरमैन, प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे मेधावी छात्र जो कल तक अपनी किताबों में खोए रहते थे, वे अपनी डिग्रियां फाड़कर नक्सलबाड़ी की ओर चल दिए। उन्हें लगा कि एक नया सूरज उगने वाला है जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। अश्लेषा मजूमदार और सौमेन मित्र जैसे हजारों नौजवानों ने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी और सुदूर गांवों की पगडंडियों को अपना रास्ता बना लिया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, चारू मजूमदार ने एक नया और खतरनाक सिद्धांत दिया, एनिहिलेशन ऑफ क्लास एनिमीज, यानी वर्ग शत्रुओं का सफाया। उन्होंने कहा कि जब तक जमींदारों का शारीरिक रूप से अंत नहीं होगा तब तक क्रांति सफल नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो अपने हाथ दुश्मन के खून से नहीं रंगता वह सच्चा कम्युनिस्ट नहीं है। यहीं से इस मानवीय आंदोलन में हिंसा का एक ऐसा अध्याय जुड़ा जिसने इसे जन आंदोलन से हटाकर एक भूमिगत युद्ध में बदल दिया। कई साथी इस बात से असहमत थे, लेकिन उस समय चारू का करिश्मा ऐसा था कि युवाओं ने उनके हर शब्द को पत्थर की लकीर मान लिया। 1967 का वह साल भारत के लिए एक चेतावनी की तरह खत्म हुआ। सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों का सहारा लिया, लेकिन विचार को नहीं कुचला जा सका। नक्सलबाड़ी का वह वसंत शायद कुछ ही महीनों में मुरझा गया, लेकिन उसने उन बीजों को जन्म दिया जो आने वाले दशकों में भारत के आधे से ज़्यादा जिलों में रेड कॉरिडोर के रूप में फैलने वाले थे। बेंजारी में मारी गई महिलाओं की यादें आज भी नक्सलबाड़ी के उस स्मारक में सुरक्षित हैं जहां हर साल 25 मई को लोग जुटते हैं। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या उन 9 महिलाओं और 2 बच्चों के बलिदान ने वाकई उस किसान की जिंदगी बदली जिसके लिए बीगुल ने पहली बार हल उठाया था?